सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और आप सभी लोग ये जानते हैं कि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कवर कर रहे हैं। पुराना जो एग्जाम आपके हो चुके हैं उसको एग्जाम को एनालाइज कर रहे हैं, जो उसके पेपर हो चुके हैं उसको एनालाइज कर रहे हैं। उसमें मैथ्स के क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा लास्ट क्लास में हमने 22 फेब 2024 की जितनी भी शिफ्ट थी उनके पूरे शिफ्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे एसएससी जीडी के। और ये जो सीरीज है आपके आने वाले एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो भाई ये जितने भी क्वेश्चंस मैं कराते जा रहा हूँ, आज की क्लास का जो है आपकी आई थिंक 12th या 13th शिफ्ट होने वाली है, 13th नंबर की शिफ्ट है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है। पूरे 25 नहीं 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो पूरे 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके साथ साथ मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं यूट्यूब से, वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया उन्होंने कि सर एसएससी सीजीएल के भी प्रैक्टिस सेट कवर करा दीजिए। तो इसके साथ साथ अब मैं एसएससी सीजीएल के भी लेकर आ रहा हूँ। तो आप में से कोई भी भाई चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। तो एसएससी सीजीएल के जो 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में हुए हैं, पूरी जितनी भी शिफ्ट हुई है 36 शिफ्ट, वो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, कल से या परसों से वो क्लास भी आपकी आने लगेगी। एक बार पीपीटी कंटेंट रेडी हो जाए और मैं क्लास पर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी की क्लास में हम देखते हैं एसएससी जीडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम। तो जीडी का जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो कि आपका ऐसे 23 फेब को जो आपका एग्जाम हुआ था जीडी का फर्स्ट शिफ्ट में, उसका क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपए ऋण लेता है, ऋण कर लिया गया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि क्या होगी। वो बोल रहा है एक पर्सन उधार लेता है 15,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पर। देखिए दो इंटरेस्ट लगते हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज, जो सिर्फ आपका मूलधन पर लगता है, जो सिर्फ आपका प्रिंसिपल पर लगता है। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट वह इंटरेस्ट होता है जो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगे, जब जिसको हम कंपाउंडिंग के नाम से जानते हैं। मतलब जो आपका ब्याज लग गया है उस पर भी ब्याज लगना, दैट्स कॉल्ड कंपाउंडिंग। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है जो कि 30% पर ईयर के हिसाब से लग रहा है, लेकिन बोल रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बोल रहा है 30% एक साल में ब्याज लग रहा है ना, लेकिन एक साल में लग रहा है, लेकिन वो बोल रहा है हाफ ईयरली, मतलब हर 6 मंथ में आपका इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब एक साल का आधा, मतलब हर 6 महीने में 15-15% ब्याज लग रहा होगा। वो बोल रहा है एक साल बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइएगा, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं ये बताता हूँ आपको। मैंने 2 साल का गोल्डन रेशियो पढ़ाया हुआ है। 2 साल का आप गोल्डन रेशियो या डायमंड रेशियो के नाम से इसको जानते हैं। गोल्डन या फिर हम इसको डायमंड रेशियो जानते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, रेशियो के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये रेशियो क्या होता है? 2 साल का अगर मुझे सीआई निकालना हो तो उसका डायरेक्ट रेशियो होता है 2:1। प्रिंसिपल का रेट परसेंट निकालिए, प्रिंसिपल का रेट परसेंट निकालिए, जो आ गया उसका फिर रेट परसेंट निकालिए, और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखिए। मान लीजिए ए आया और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके मान लीजिए बी आया, इन दोनों को जोड़कर लिखोगे ए प्लस बी, तो यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्या बात समझ में आई? तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि सर यहाँ पर जो है 2:1 में अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो जो 15,000 रुपए ये प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले 15,000 रुपए का कितना परसेंट लगेगा भाई? 15% लग रहा था, मैंने आपको बताया था ना। 30% अगर एक साल में लग रहा है तो हर 6 महीने में इसका 15% लग रहा होगा। तो इसका 15% कितना हो जाएगा? देखिए 10% इसका कितना होगा, 1% कितना होगा? तो 2 जीरो अगर मैं रिमूव कर दूं तो 1% होगा 150। लेकिन हमको 15% निकालना, तो इसका 15 गुना करना पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा? 2250। तो यहाँ पर ये आ गया 2250। ठीक है, अब कॉमा लगाकर लिखेंगे यहाँ पर। अब इसका 15% निकालेंगे तो इसका 15% क्या होगा? तो देखिए भैया 15% निकालने का तरीका क्या है? 1% तो हो जाएगा पॉइंट, लेकिन आप मैं सीधे बोलता हूँ कि इसका 15% अगर आपको निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करिए और दो के पहले पॉइंट लगा दीजिएगा। तो 15 जीरो जा जीरो, 15 फाइव जा 75 का 5, 7 कैरी ओवर। 15 टू जा 30 और 7, 37 का 7, 3 कैरी ओवर। 15 टू जा 30 और 3, 33। ठीक है, अच्छा कितने के पहले पॉइंट आएगा? मुझे बताइए कितने के पहले पॉइंट आएगा? तो आप बोलेंगे सर 2 के पहले पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2200 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 4500 प्लस 337 इंटू 1, तो 337.50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4837.5 या फिर 50। तो इतना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब एक बात बताइए, अगर एक्चुअल वैल्यू ये कितनी थी? 15,000 थी, 15,000 थी, और 4,000 के समथिंग, 4800 के समथिंग आपको ब्याज मिल रहा है। इन दोनों को जोड़कर क्या यही आंसर आ रहा है टोटल? ठीक है, सॉल्व नहीं करना होता है,
जब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 4,000 के समथिंग आ रहा है, एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 19,000 की लाइन में आ रहा था। क्यों? क्योंकि 15,000 में 4,000 जोड़ूंगा तो 19,000 की लाइन में आएगा। तो इसको सॉल्व करना ही नहीं था भाई। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि आप सॉल्व करते करते एक बार ऑप्शन पर नजर जरूर मारा करें ना, ऐसा नहीं कि लास्ट तक बिल्कुल आंसर लाना है। ये 12th तक की मतलब स्कूलिंग नहीं चल रही है यहाँ पर कि आपको पूरा सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से करना है। आपको सिर्फ आंसर से मतलब होना चाहिए। कोई भी ट्रिक लगाकर आप आंसर लाएं। ठीक है, जितना जल्दी आप आंसर लाएंगे उतना सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x की वैल्यू 2 है तो इसका चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ दिस। इसका फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। तो देखिए, x की वैल्यू 2 दी हुई है तो एक्चुअली में 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। 2 प्लस 4 जोड़ेंगे, दूसरा वैल्यू हो जाएगी 6। इधर 2 की वैल्यू ऐड करूंगा तो 3 2 जा 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5। ये आ गई। इसका फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। तो फोर्थ प्रपोर्शन निकालने का तरीका क्या है? लास्ट के लाइक मैंने बोला कि अगर 3 नंबर लिखे हुए हैं ए बी सी, इसका फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। तो फोर्थ प्रपोर्शन निकालने का तरीका क्या है? लास्ट के 2 नंबर का मल्टीप्लाई पहले से डिवाइड, ये तरीका है। तो सर यहाँ पर भी क्या करेंगे? लास्ट के 2 नंबर का मल्टीप्लाई पहले से डिवाइड। तो कितना हो जाएगा? 30 अपॉन में 4, जिसको हम डिवाइड करके ये लिख सकते हैं कैसे? 2 15 जा 2 2 जा, तो 15 अपॉन में एक सेकेंड, हाँ यहाँ 8 है ना, 8 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 15 अपॉन में 4 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है। अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस इतनी इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू कोन हैविंग डायमीटर ऑफ बेस इज इतना, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन? देखिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक सेकेंड, सॉरी, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु को में ढाला जाता है। मतलब कुछ नहीं कर रहा है, सॉलिड मेटेलिक स्फीयर लिया, उसे भट्टी में डाला, उसे पिघलाया और पिघलाकर उसी से कोन बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज होगी, जितना वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम किसका, जितना वॉल्यूम मतलब आयत, जिसका जितना वॉल्यूम स्फीयर का होगा उतना ही वॉल्यूम कोन का भी होगा। तो हम क्या बोलेंगे सर? यहाँ पर हम कंपेरिजन करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से कंपेयर करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन को, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक है भैया, इक्वलिटी जब होती है तभी आंसर आता है। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर ये होता है 4 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब होता है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? तो आप बोलेंगे 1 अपॉन में 3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आर डिफरेंट मान लिया थोड़ा सा। अच्छा पाई से तो पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में इसका रेडियस कितना? 15, तो ये आ जाएगा 15 का क्यूब इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर। अच्छा इसकी रेडियस दी हुई है क्या? हाँ रेडियस दी हुई है 15 अपॉन में 2, डायमीटर है इसका, तो 15 अपॉन में 2 रेडियस आ जाएगी, 15 अपॉन 2 में स्क्वायर और इंटू में हाइट। अच्छा दो 15 का स्क्वायर है तो ये 15 के स्क्वायर से ये चला जाएगा, ये 2 का स्क्वायर अभी भी रह रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 4 इंटू में 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 कर दूं इंटू में हाइट, ये उधर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हाइट की वैल्यू? हाइट की वैल्यू हो जाएगी 4 4 जा 16, 16 इंटू 15 हो जाएगा 240, 240 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी। समझ में आ गया? चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, इफ अ नंबर R1 इज 13% लेस देन R2। मतलब क्या सर? कि अगर R2 को मैंने 100 मान लिया तो उससे 13% कम कितनी हो जाएगी? 87। ठीक है, देन R2 इज 50% मोर देन 5600। R2 जो है ना, ये R2 जो हमने 100 माना हुआ है, ये जो है कहीं ना कहीं 5600 से 50% ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा 5600 का से 50% ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि सर 5600 का 50% ज्यादा मतलब उसका 150% ही रहा होगा ना। तो परसेंट रिमूव करके मैं 100 लिख दूंगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो यहां से कहीं ना कहीं कट रहा है ना जीरो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी? आप बोलेंगे एक की वैल्यू जाएगी 53 जा 52 जा 228 जा, तो ये हो जाएगी 84। एक की वैल्यू 84 आ गई, हमको निकालना है 87 की वैल्यू, तो 87 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 84 इंटू में 87। अच्छा यूनिट डिजिट से यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, देखिए 7 4 जा 28, यूनिट डिजिट एक में ही आ रही है, एक का ही 28 डिजिट है बाकी नहीं है, तो यही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट डिजिट का हमारा यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया भाई। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले, बोर्ड मास हमने जो पढ़ा हुआ है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट देखिए, ये भी ब्रैकेट है कि ये भी ब्रैकेट है, दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं अपने अंदर अंदर। तो ये क्या हो जाएगा 48 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 16, तो 16 3 जा 48, 7 3 जा 21 आ गया। अच्छा ये वाला ब्रैकेट देखिए, तो 19 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 22 में से 2 गए तो माइनस का 2, और ये माइनस 2 बाहर आएगा तो प्लस का 2 बन गया, तो ये हो गया प्लस का 2 और ये हो गया माइनस का 36।
36 में से 21 गया तो कितना आ जाएगा 15, और +2 जोड़कर कितना हो जाएगा 17। तो 17 इसका आंसर है। ठीक है भाई, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो जो क्लास चल रही है इसको लाइक जरूर करें। ठीक है, आपका जो लाइक होता है ना वो ही एक छोटी सी आग के बराबर होता है भाई। ठीक है, छोटी सी आग का काम करता है। जैसे आप लोग रील देखकर मोटिवेट होते होंगे ना, किसी की रील देखकर मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो लाइक होता है ना यही आपका एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है भाई लोग, और एग्जाम आने वाले हैं, थोड़ा सा रील से अपने आप को दूर रखिएगा। मैं देखता हूँ लोग डेली ना 2-2 घंटे रील देखने में निकाल रहे हैं। अपने आप को रोकिएगा भाई। बीच में कुछ समय मैं भी देखने लगा था रील, लेकिन अपने आप को मैंने उस चीज से दूर किया, क्योंकि आज की डेट में कंटेंट बहुत है, डिस्ट्रैक्शन बहुत जगह है, मतलब हर चीज आपको अट्रैक्ट करेगी। लेकिन आपको अपने आप को बचा कर रखना है कि आपको किस चीज से किस चीज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। पहले क्या था, कंटेंट कम था, तो प्रॉब्लम ये थी कि भाई आपको किस चीज को ग्रेस्प करना है। वहां पर पहले प्रॉब्लम ये थी कि आप अट्रैक्ट करें चीजों को, लेकिन आज दिक्कत ये है कि आप अपने आप को अट्रैक्शन से रोकें। कोई चीज आपको अब, पहले आप अट्रैक्ट करते थे तब सक्सेसफुल हुआ जाता था, लेकिन अब चीजें अट्रैक्ट करेगी तो आपको अपने आप को रोकना है उस चीज से। हर चीज में आपको अट्रैक्ट नहीं होना है, तब आप अपने आप को तब आप अपने आप को उस चीज से बचा पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मेरी बात समझ में आगे होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आफ्टर डिडक्टिंग 10% फ्रॉम सर्टेन सम देन डिडक्टिंग 17% फ्रॉम द रिमाइंडर, इतना लेफ्ट। भैया पहले तो 10% कम किया गया, फिर उसको फिर 70% कम किया गया, तो इतना बच रहा है। भाई सिंपल सी बात है, 10% कम कर दिया गया मतलब उसको 90% कर दिया गया। फिर फिर 70% कम कर दिया गया, डिडक्टिंग 70% तो उसको 30% कर दिया गया, तो उसकी वैल्यू दी हुई है 1188। वो बोल रहा है व्हाट वाज द सम, तो 100% ही सम होगा। तो भैया परसेंट रिमूव करेंगे दोनों के, नीचे 100 लगाते जाएंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गए भैया। 27, 9 3 जा 27 अपॉन में 100। देखिए 27 अपॉन में 100 इक्वल टू 1188। 27 से ये कट रहा है क्या, तो 27 के टेबल में ये आ रहा है कितने बार में, 27 4 जा 108 10, 27 4 जा, तो 1 की वैल्यू आ गई 4400। आपको निकालना क्या है भाई, 100 की वैल्यू ना। बस यही तो है 1 की वैल्यू। एक्चुअली में 1 की वैल्यू तो 100% मानी जाएगी ना यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन से सॉल्व किया। गॉट इट, तो यही आंसर है आपका। चलिए, दो ट्रेन है, दो रेलगाड़ियां हैं। टू ट्रेन, वन इज 390 मीटर लंबी, पहली जो है वो 390 मीटर लंबी है, ट्रेन वन। और दूसरी जो ट्रेन टू है वो 250 मीटर लंबी है। कितनी है, 250 मीटर लंबी है। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन ये होगी, एक डायरेक्शन ये होगी, पैरेलल ट्रैक पर। पहले की स्पीड कितनी है, पहले की स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेगी। तो भैया जब भी दो ट्रेन या दो व्यक्ति आपस में जब भागते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, रेंगते हैं, कुछ भी करते हो, तो उस केस में क्या होता है। ये मैंने रब कैसे कर दिया भाई, ट्रेन वन की लंबाई 390 मीटर है, ट्रेन टू की लंबाई 250 मीटर है। मैंने बोला जब दो लोग आपस में भागते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, रेंगते हैं, कुछ भी करते हो, लेकिन उस केस में एक चीज होगी, और वो चीज क्या होगी कि सर वहां पर रिलेटिव स्पीड काम करेगी। कौन सी स्पीड, सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड, जिसको हम सापेक्ष गति के नाम से जानते हैं। अब अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस केस में जो स्पीड होगी ना भाई, स्पीड जो होगी अपोजिट डायरेक्शन में वो स्पीड प्लस होगी, और डिस्टेंस तो हर केस में ही प्लस किया जाता है। ठीक है, टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू कितना होता है, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी सर, यहाँ पर ऐड होकर आएगी, तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, तो कितना आ जाएगा रिलेटिव स्पीड, 78 प्लस 66, ये रिलेटिव स्पीड आ गई, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। और इक्वल टू में डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 390 प्लस 250 जो कि मीटर में आ रहा है, और अपॉन में टाइम में जाएगा। मुझे बताइए टाइम किस में आ रहा है, सेकंड में। तो क्या ये यूनिट सही है मीटर पर सेकंड के हिसाब से, क्या ये सही है, नहीं। इस पूरे को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाना है, तो क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट। अच्छा, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है जरा बताइएगा, चीख मारिए सभी लोग। 70 में एक काम करता हूँ मैं, दो इसको दे देता हूँ, तो ये 80 हो गया। 80 में 60 ऐड किया तो 140 हो गया, 144 आ गया। तो 5/18 इंटू में 144 आ गया, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। इक्वल टू में इन दोनों को ऐड किया, तो इसको 10 दे देता हूँ, तो 400, 500, 640 हो गया, अपॉन में टाइम। अच्छा एक बात बताइए, 18 के टेबल में कितने बार में आ रहा है, 18 8 जा 5 8 जा 40 आ गया, 40 से ये कट जाएगा 0, 4 1 जा 4 6 जा, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 सेकेंड। 16 सेकेंड इसका आंसर है। ठीक है, आ गया होगा भाई समझ में। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से साफ होते जा रही होगी चीजें। चीजें साफ होते जाए तो बताते भी जाया करिए भाई। छात्रों के एक समूह में औसत भार 44 किलोग्राम है। छात्रों का एक समूह है, हमको पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, मान लेते हैं एक्स स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो 44 किलोग्राम है। ठीक है, किलोग्राम है। वो बोल रहा है एक स्टूडेंट जिसका वेट 40 किलोग्राम है वो जाता है, एक स्टूडेंट जाता है 40 किलोग्राम का, और उसकी जगह कोई दूसरा स्टूडेंट आता है जिसका वेट 34 किलोग्राम है, 34 किलोग्राम। ठीक है, बोला ना कि 40 किलोग्राम भार वाला एक छात्र समूह छोड़कर जाता है, उसके स्थान पर 34 किलोग्राम भार वाला एक दूसरा व्यक्ति आता है। मतलब पहले 40 किलोग्राम का एक स्टूडेंट जो था वो जाता है क्लास से, वो 34 का आता है। एक बात बताइए भाई, आपके जीवन में परिवर्तन कब आएगा? जब कोई गया आपके जीवन से और वैसा ही कोई व्यक्ति आ गया, तो आपके जीवन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो व्यक्ति गया, उससे या तो कोई अच्छा आ गया तो जीवन में परिवर्तन आएगा, या व्यक्ति जो गया उससे कम अच्छा आया तब भी परिवर्तन आएगा। लेकिन परिवर्तन कब नहीं आएगा? जैसा गया वैसा ही आए। लेकिन जैसा जाता है वैसा आता नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, उससे अच्छा ही आता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर 40 किलोग्राम का यदि कोई व्यक्ति जाता है और 34 किलोग्राम का कोई व्यक्ति आता है, तो अल्टीमेटली इनका कटा या नहीं कटा? कटा ना सर, क्योंकि 40 किलोग्राम का गया और आया सिर्फ 34 ग्राम का, तो कितना कट गया भैया? तो आप बोलेंगे सर कहीं ना कहीं जो जाने वाला था ना, वो व्यक्ति 6 किलोग्राम ज्यादा ले गया। तो 6 किलोग्राम अगर ज्यादा ले गया तो इसका वजन जो है 6 किलोग्राम कम होना चाहिए ना। तो आप बोलेंगे 6 किलोग्राम कम होगा, लेकिन एक्स लोगों का, ये तो सम था, ये तो सम था। लेकिन अगर मैं नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एवरेज में, कि सर एवरेज इतना कम होगा। और वो कितना बोल रहा है भैया, कितना हो गया? 43.4 हो गया। 43.4 होने का मतलब सर 0.6 कम हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 में 0.6, एक हटाकर 0, 6 10 60। 10 हमको डायरेक्ट दिख रहा था भाई, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके बता रहा था मैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो भाई बताइए कमेंट में लिख करके सर साफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन भाई साहब 4,000 रुपए में एक पुराना मोबाइल खरीदते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं, और 500 रुपए खर्च पर उसे ये पूरे बनिया है भाई। 4,000 रुपए में कोई चीज खरीदी इनने, 500 रुपए मरम्मत में खर्च किए और 5,000 में बेच दिया। एक बात बताइए, 4,000 रुपए में इनने खरीदा, 500 रुपए इनने रिपेयरिंग में लगाए, तो एक्चुअली में इनको जो पड़ा वो कितने में पड़ा? 45 रुपए में। अब ये उसे ना 5,000 में बेच दे रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो आप बोलेंगे 500 रुपए का। लेकिन 500 रुपए का कितने पर? 4,500 पर ना, क्योंकि 4,500 की चीज थी। परसेंट में ले जाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा। 5 वन जा 5 नाइन जा 1/9 को परसेंट में ले आने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया ना। आपको डायरेक्ट पता है ना 1/9 का मतलब 11.11% होता है। तो यही आंसर है। एक्स रेशियो वाई दिया हुआ है तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है। एक बात बताइए, अगर एक्स रेशियो वाई की वैल्यू दी हुई है 7:2 दी हुई है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट डायरेक्ट कर देते हैं। तो एक्स की जगह आ जाएगा 7, प्लस 4 इंटू वाई की जगह आ जाएगा 2 रेशो। अच्छा, मैं डायरेक्ट वैल्यू क्यों पुट कर रहा हूँ? मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी रेशो में क्वेश्चन दिया जाए और आपको होमोजीनियस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, होमोजीनियस मतलब कि पावर सेम हो, तो उस केस में, पावर सेम वाले केस में आपको क्या करना है? आपको जो रेशियो दिया है वही एक्चुअल मानकर पुट कर देना है। लेकिन अगर आपको पावर होमोजीनियस नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है भाई? उस केस में आपको एक्स मानकर करना है, उसकी एक्चुअल वैल्यू एक्स के फॉर्म में मानना है। तो जब भी वो क्वेश्चन आएगा मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सर वैल्यू पुट करते हैं। 7 इंटू में एक्स की वैल्यू 7 होगी, माइनस में वाई की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू में 2। ठीक है, तो 49 प्लस 4 टू ज़ा 8 रेशो 49 माइनस 4 टू ज़ा 8। 49 में 8 तो 57, रेशो में 8 गया तो 41। एक ही ऑप्शन आ रहा है भाई। ठीक है, आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये वाला। मैं 2 मिनट पानी पीता हूँ, आप 3 मिनट में इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, देखते हैं भाई। इसकी वैल्यू फाइंड करना है भाई और मैम, जितने भी है ना भाई और बहन। ठीक है, यहाँ पर इसमें हमको वैल्यू जो फाइंड करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन होगा, राइट? तो डिवीजन देखिए, सबसे पहले तो जब भी प्लस माइनस दिखे वहां से क्वेश्चन को अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन फॉर्म हो गए। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, अजीब दिखा है, इसको भी देख लेते हैं। ये 555 हो गया, प्लस, अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें 44 इंटू में 2 और 2 के डिवाइड में 11 है। ठीक है, माइनस में 25 3 से कितना हो जाएगा? 75। अच्छा, 11 से ये 4 बार में काट सकते हैं, तो 555 ट्रिपी प्लस 4 माइनस 75, तो कितना हो जाएगा? 559 माइनस में 75। ओहो, कहीं तो हमने गलत कर दिए बाबू मोइशा। 25 3 से 75 हो रहा है, 44 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11, 11
4 जा 44, 4 2 जा 8 हो रहा ना बाबा, ये 8 हो रहा ना। तो 8 ऐड करेंगे इसमें, 8 ऐड करने के बाद 559 में अगर मैं 8 ऐड कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, तो 563। तो 75 करेंगे माइनस, तो 13 में से 5 गया, 8 आ जाएगा। 5 में से 7 जाता नहीं, तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इधर बचा 4, तो 488 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। M1 alone can do a work in 14 days. M2 alone can do a same work in 70 days. With the help of M3, they can finish the work in 7 days. How many days M3 can do the same work? Alone can do the same work. यहाँ पर बोल रहा है कि M1 किसी काम को अकेले 14 दिन में करता है, M2 उसी काम को अकेले 70 दिन में करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज बोली है, M3 की सहायता से। यहाँ इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ M3, M3 की सहायता का मतलब होता है कि M2 M1 M2 और M3 तीनों मिलकर 7 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर इनका टोटल वर्क ले लेते हैं, मान लेते हैं 70, तो यहाँ से एफिशिएंसी अगर डिवाइड करके निकालूंगा तो इसकी एफिशिएंसी 14 5 जा 70, 71 जा और 7 10 जा, ये आ गई एफिशिएंसी। अच्छा, इन दोनों की एफिशिएंसी 6 है, तो इसमें 6 एफिशिएंसी इन दोनों की है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए ताकि 10 हो जाए, तो इसकी 4 होना चाहिए। तो M3 की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। बोल रहा है M3 पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सर 70 काम है, 4 की एफिशिएंसी से कराना है, तो कितना हो जाएगा 17.5। 17 फोर जा कितना होता है 68, और 0.5 फोर जा 70 हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% अधिक है। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। किसी वस्तु का मार्क प्राइस जो है वो 25% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। वॉट मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज कैन बी ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर टू सेल हिज आर्टिकल एट ई प्रॉफिट। दुकानदार अपनी वस्तु को कितने लाभ पर बेचे ताकि अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है। मतलब देखिए, अगर दुकानदार चाहता है कि वो सिर्फ लाभ पर ही भेजे, कोई भी घाटा नहीं हो, तो उसको अधिकतम कितना डिस्काउंट दे सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ सर मैक्सिमम वो 25 का दे सकता है, 25 का डिस्काउंट देकर 100 पर, इससे कम जाएगा तो लॉस हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप बोलेंगे 25 का दे सकता है। कितने पर देगा डिस्काउंट, तो सर 125 पर, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। तो ये हो रहा है 1/5। 1/5% में ले जाएंगे, या फिर 1/5 का मतलब डायरेक्ट 20% होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रिया सोल्ड अ लैपटॉप फॉर ₹35,000। रिया एक लैपटॉप को 35,000 में बेचती है। रिया ने एक लैपटॉप को भैया कितने में बेचा, कितने में बेचा 35,000। अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%, और वो प्रॉफिट अर्न करती है वहां पर कितना 25%। अगर वो 30% का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, अगर वो 30% का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, तो वो उसको कितने में बेचे। सर अगर इतने में बेचती है और उसको 25% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये 125% की वैल्यू है 35,000 है। आपको अगर 30% का प्रॉफिट लेना है तो आपको कितने में बेचना पड़ेगा 130% में। तो आप बोलेंगे सर एक ये जो 35,000 है ना, ये 125 के बराबर है, और आपको कितने की वैल्यू निकालना है 130 की वैल्यू निकालना है। परसेंट दोनों में ही है, लेकिन परसेंट कट जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, एक सेकेंड, पिछला क्वेश्चन था, तो यहाँ पर अब इसमें काटा और पीटी मचाएंगे। किससे काट दें भाई बताइए, 25 से काट दें क्या। हाँ, 25 5 जा 125, 25 1 जा 25, 10 इधर गया, 25 4 जा 100, 0 0। 5 के टेबल में काटें, काट देते हैं भैया। 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। तो आंसर आ रहा है हमारा जीरो, तो आएंगे ही दो, दो जीरो सभी में आ रहे हैं, और यूनिट डिजिट 6 4 जा 24 भी आएगा, 4 आएगा। देखिए 2 में आ रहा है, ये तो कट गया आंसर। अब आगे देखते हैं, 26 4 जा कितना होता है 104 का 4, 10 इधर, 26 1 जा 10, 36। तो 36,400 इसका आंसर है। पूरा सॉल्व करना पड़ा भाई, हर समय क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, लेकिन एक तरीके से आप कर सकते थे। 13 का मल्टीपल आप देख सकते थे, क्यों, क्योंकि 26 बैठा हुआ है, मतलब 13 तो ऑब्वियस होगा ही उसमें। क्या 13 का देखिए, ये तो हमने काट ही दी थी यूनिट डिजिट से, क्या इसमें 13 का मल्टीपल है। 13 2 जा 26, 124 ये नहीं है। 13 2 जा 26, 104 बिल्कुल, ये 13 का मल्टीपल है, तो एक ही ऑप्शन 13 का मल्टीपल था। गॉट इट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका एलसीएम निकालना भाई, जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने में आए ना भाई, हमेशा से मैं बताता हूं कि लाइक आपको 9/14 दिया हुआ है पहला फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन 21/10 दिया हुआ है, तीसरा 63/20। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन का एलसीएम निकालने का है, तो आपको ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, मतलब 9 21 और 63 का, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना, वही इसका एलसीएम होगा। वो कितना होगा 14 10 और 20। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 63, डायरेक्ट ही दिख रहा है, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना इन सबके टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर, तो वो दो हो सकते हैं, या तो इन सब का मल्टीपल, या फिर वो एलसीएम अलग से निकालिए।
और इनका एचसीएफ मतलब इन सबको काटने वाला मैक्सिमम सबसे बड़ा कटैया वो 2 होगा। मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर 2 ही कॉमन दिख रहा है जो सबको काट सकता है, और इसमें 63 ऐसा नंबर दिख रहा है जो सबसे कट जाएगा। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो 63/2 आ जाएगा। ये कटेगा तो काट सकते हैं, लेकिन कट नहीं रहा है तो यही आ जाएगा। समझ में आ गया भाई साहब? आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए। He can do a piece of work in 14 days. What part of work of the total work can be done in 4 days? भैया पी जो है वो 14 दिन में पूरा काम कर सकता है, लेकिन उसने सिर्फ 4 दिन ही काम किया, तो कितना काम किया? तो मैं बोलूंगा 4 काम किया 14 दिन में से, तो कितना हिस्सा काम किया भैया? 2 2 जा 4 2 7 जा 2 सत्ते काम कंप्लीट कर दिया, तो 2/7 काम कंप्लीट कर दिया। अच्छा, कल को पूछ सकता है कि कितना काम रह गया, तो सर 7 में से अगर 2 पार्ट काम कंप्लीट कर दिया तो 7 में से 5 पार्ट रह गया, ये बोलेगा। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन। 3 रेक्टेंगुलर फील्ड है भैया, जिनका एरिया, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है। 3 रेक्टेंगुलर फील्ड है जिनका एरिया दिया हुआ 70, 84 और 112। इनको डिवाइड किया गया आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स में, मतलब इनको फूलों की क्यारियों में, लाइक क्यारियां नहीं बनती उस तरीके से इसको डिवाइड किया जा रहा है। फ्लावर्स लगाने के लिए क्यारियां बनाई जा रही है, पार्टीशन कर कर। ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्लावर्स के लिए बेड्स बनाए जा रहे हैं, एक क्यारियां जो बनाई जाती है, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 7 है। तो बोल रहा है कि उनकी चौड़ाई कितनी होना चाहिए। एक बात बताइए, इतने सारे हैं, इनका एरिया टोटल कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर एरिया अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो वो इतना एरिया होगा, इतना एरिया होगा। और इसी एरिया में हमको फूल लगाना है, तो मान लेते हैं एक्स क्यारियां बन रही होगी, एक्स क्यारियां बन रही होगी, जिसमें से जो लेंथ है और ब्रेथ है, वो क्यारियों का एरिया मान लीजिए उसकी लेंथ ये है, तो ब्रेथ कुछ रही होगी, हमको पता नहीं कितनी रही होगी। अच्छा, इसमें से अगर मैं इन सबको ऐड करने की बजाय मैं 7 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 10 प्लस 14 प्लस 7 1 जा 7 7 6 जा 42। इन सबको अब ऐड कर देता हूँ, तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। 40 बचेगा, पक्का 40 बचेगा। 16 4 20 10 30 10 40, बिल्कुल 40 बचेगा। और इधर आ रहा है एक्स इंटू में 7 इंटू में ब्रेथ। एक बात बताइए, 7 तो इसमें आ गई है। अच्छा, ये क्या हो सकती है? ये क्या हो सकती है? एक सेकंड, ये नहीं आ रहा था अपना यार। हाँ यही तो आ रहा था, 40 ही आ रहा था ना, 40 नहीं आ रहा था यार। 84 और 112, 7 10 जा 70, 7 1 जा 7 2 जा, ये 12 आ रहा है भाई। हाँ, 16 17 18 और 10 28 38, ये आ रहा है 38। ठीक है, ये गलती से लिख दिया मैंने, ये 38 आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि x और b का मल्टीपल 38 होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो इनमें से ब्रेथ में क्या रख सकता हूं? क्या 38 के लिए ये मल्टीपल होने के लिए 6 का मल्टीपल हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी, 4 का भी नहीं होगी, 3 का भी नहीं होगी, क्योंकि 38 के टेबल में ये कुछ आता ही नहीं है। सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन जम रहा है, 2 इंटू 19 का, मतलब 19 क्यारियां बनेगी दो दो की ब्रेथ की। तो 2 इसका आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई? इनमें से एक ही पॉसिबल है, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, लेकिन ये जो नंबर है इसमें एक नंबर प्राइम नंबर आ रहा है 19, जिसके अलावा कोई बन ही नहीं रहा है। मतलब 38 जो नंबर है इसके दो ही फैक्टर हैं, तीन ही फैक्टर हैं, 1 2 और 19। क्या बात समझ में आ गई? चलिए। द एवरेज ऑफ 28 नंबर इज 110। 28 संख्याओं का औसत जो है वो 110 है। यदि सभी संख्या में बी जोड़ दिया जाए तो एवरेज 128 हो जाता है, 128 हो जाता है। तो बताइए बी की वैल्यू कितनी है भाई? अगर सभी में मैं कुछ कॉमन जोड़ रहा हूं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी क्लास का एवरेज मान लीजिए अगर 15 है और सभी में मैं 5 5 बढ़ा रहा हूँ, तो एवरेज भी 5 ही बढ़ेगा। उसी प्रकार से अगर मैं सभी को 5 5 बढ़ा रहा हूँ, बी भी बढ़ा रहा हूँ, तो वो उनका एवरेज भी बी ही बढ़ेगा। तो यहाँ बी बढ़ेगा मतलब कितना बढ़ा? 28 बढ़ा, नहीं 18 बढ़ा। तो बी भी ही बढ़ेगा, मतलब 28 18 बढ़ा, मतलब बी की वैल्यू 18 है। ठीक है, तो ये रूल पर क्वेश्चन आ गया। मार्क प्राइस जो है आर्टिकल की इतनी है, अगर सेलिंग प्राइस इतनी है तो डिस्काउंट कितना दिया गया? तो आप देखेंगे, घूर कर देखेंगे इसको, तो डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? 200, 200, कितने का दिया जा रहा है? 200, 60 और 4 64, 264 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने पर? 96 100 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। सुन सबा सुन प्यार की धुन। ठीक है, 16 से ये कट रहा है क्या? 16 1 जा 16, 10 इधर जाएगा। 16 के टेबल में देखिए, इसको काट देते हैं हम, 4 से कट रहा है। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। फिर कट रहा है किससे? यहाँ पर अप्रॉक्स तो नहीं बोला ना, डिस्काउंट परसेंटेज नहीं बोला। 4 1 जा 4 6 जा 4 1 जा 4, नहीं कट रहा भाई, 2 से कट रहा है। 2 12 जा 2 33 जा, गलत हो रहा है यार यहाँ तो हमारा। मार्क प्राइस आर्टिकल का 9600 दिया हुआ है। ठीक है, 6600। हाँ भाई 3200 इतना कम हो रहा है ना, गलती कर दी ना हमने। 264 कम नहीं हो रहा है, 264 कम नहीं हो रहा, आप देखिए ना यहाँ से कितना कम हो रहा है।
तो आप बोलेंगे सर 264 तो इतने में ही 6600, 3264 कम हो रहा है कितने पर, 9600 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई अब कटेगा, सही भैया, ठीक है। 16 16 6 96, 16 2 32, 0 16 4 6 3 18, 6 4 34% की गिरावट ली जा रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन भाई आज की क्लास का। जॉन ने एक बैंक खाते में 1200 रुपए जमा किए, 4 वर्ष बाद उसके खाते में कुल राशि इतनी हो गई। भैया 1200 रुपए जमा किए थे, 4 वर्ष बाद 1400 हो गए, तो साधारण ब्याज उसका वार्षिक ब्याज दर बताइए। तो एक बात बताइए, एक साल में कितना ब्याज मिला, 200 रुपए, ये एक साल में मिला। नहीं नहीं नहीं, ये 4 वर्षों में मिला। लेकिन रेट परसेंट निकालने के लिए रेट परसेंट बोलता है, आप एक साल का निकालिए, तो एक साल में कितना, 50 रुपए मिला होगा। एक साल में 50 मिला होगा, तो एक साल में अगर 50 मिला है तो रेट परसेंट कितना हो गया, रेट परसेंट कितना हो गया। तो सर रेट परसेंट हो जाएगा, 50 मिलेगा कितने पर, 200 पर। वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 25 बार में। अरे क्या आ रहा है ये, 50 मिल रहा है, लेकिन 50 कितने पर मिलेगा, 1200 पर मिलेगा ना, 1200 पर 50, तो परसेंट में आने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 6 या फिर डायरेक्ट काट दीजिए, 12 4 48, कितना बचा, 0.20 लगा देंगे, 12 1 12, भैया एक ही आ रहा, 4.17, यही आंसर है, ठीक है। तो भाई ये रहे आपके पूरे 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 की प्रैक्टिस के साथ, जिसमें हम 9th फेब को, जो आपका पहला, अभी सॉरी फेब नहीं, सितंबर में आपके एग्जाम कंडक्ट हुए ना, तो पूरी शिफ्ट में लेकर आ रहा हूँ, जिसकी पहली शिफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे और पूरी शिफ्ट कंप्लीट करेंगे एसएससी सीजीएल मेन से पहले पहले, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच क्लास।